बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में आपका जो पॉलिटिकल का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, और हाँ, ये मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 सेक्शन होंगे, क्वेश्चन 31 होंगे, जिसमें से सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी वाले स्रोत आधारित 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, और कार्टून आधारित 1 क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में एमसीक्यू बेस्ड सही गलत फिलिंग ब्लैंक्स और 1 वर्ड वाले होंगे। सेक्शन सी में 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मैप भी इसी में होगा। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है, अभी ठीक 2 से 3 घंटे पहले डाली थी, उसमें हमने पार्ट 1 दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर की ये पूरे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, केवल एक पार्ट को छोड़ के। कौन सा? सेक्शन नंबर जो सी है, ठीक है, सेक्शन सी के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इनको हमने नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमने क्वेश्चन नहीं किए पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि हमारे 6 मार्क्स से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो एक एक मार्क्स के इस तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। आजा भाई, आजा आजा। हाँ ठीक है, ये मैप हो गया आगे। अब हम बात करेंगे अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए। तो 29 है, 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, तीनों में ही चॉइस आपको मिलने वाली। देखो, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि इसमें मोस्टली आपका चैप्टर छोटे सेंटेंस में आपको समझाया जाएगा। ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि वाईफाई में कुछ दिक्कत आ रही है अभी। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो बनेगी वो अराउंड तकरीबन 15 से 20 जीबी का होने वाला है, तो इसलिए वाईफाई में कुछ दिक्कत चल रही है अभी, इसलिए फोन से काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो। राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई? ठीक है, समझ लेना ध्यान से। जब भारत विभाजन होता है, उसके बाद जो रियासतें होती हैं, तो उस समय इनको भारत में विलय जब किया जा रहा था, तो कौन कौन सी समस्याएं सामने आई? ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया गया है कि भारतीय संघ में देसी रियासत रजवाड़ों, इनके विलय में सरदार पटेल की भूमिका बताइए। 2 क्वेश्चन हो गए, रियासतों के विलय में समस्या और सरदार पटेल की भूमिका। आइए छोटे छोटे वर्डों में से कैसे समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो, समस्याओं के बारे में केवल मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल से। देखो, ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। कौन कौन सा? एक तो वो जो उस पे ब्रिटिश अधिकारी स्वयं हुकूमत चलाते थे, और एक तो वो जो देशी रजवाड़े थे। रजवाड़ों का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है कि राजाओं के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हुए उस पर राज करना। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कौन राज कर रहा है? जो अधिकारी अंग्रेज थे वही राज करते थे, लेकिन हमें तो शासक ही दिखता था। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो, जब भारत आजाद होता है, तो यहाँ पर अंग्रेज जो है वो जो देश में मौजूद रजवाड़े होते हैं 565 के आसपास, इनको ना 3 विकल्प देखे जाते हैं। कौन कौन से? ये कह के जाते हैं रजवाड़ों से कि भाई देखो, अब हम तो वैसे भी भारत को छोड़ रहे हैं, तो हम आपको आजादी देते 3 तरह की। कौन कौन सी? सबसे पहली तो, या तो आप भारत में पूर्ण रूप से अपना विलय कर लो, पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो ही चुका है, पाकिस्तान नया देश बन ही गया है, तो आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, जो मुस्लिम बहुल रियासतें थी वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए। तीसरा यहाँ पे ये कहा गया, अगर किसी में मिलने का मन नहीं है तो स्वयं ही आजाद हो जाओ, स्वयं ही एक नया देश बना लो अपना। ठीक है, तो ये 3 बातें यहाँ पे कही गई। तो जब ये समस्या ऐसे बढ़ने लगी, विभिन्न जो रियासतें थी उन्होंने शुरू कर दिया कि हम तो अलग रहेंगे। इसी संबंध में सबसे पहले आवाज उठी त्रावणकोर के राजा की। तो त्रावणकोर के राजा ने कहा कि मैं अपनी रियासत को एक स्वतंत्र देश बनाने वाला हूं, स्वतंत्र रियासत बनाने वाला हूं। और जब ये घोषणा किसी अन्य रियासत को पहुंची, तो हैदराबाद हैदराबाद के निजाम ने घोषणा कर दी कि हम भी अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। इसी को देखते हुए
भोपाल के शासक जो थे इन्होंने कहा कि हम संविधान में ही नहीं जाएंगे, संविधान सभा में जाना ही नहीं चाहते। ठीक। तो जब देश के रजवाड़ों में देश में ये जो रजवाड़ों की समस्या थी, इसको देखकर नेहरू जी, अन्य जो राजनीतिक नेता थे, इन सभी को लगा कि हम जिस आजादी का सपना वर्षों से देख रहे थे, वो तो चलो पूरा हुआ, लेकिन सपना ये था अखंड भारत का, वो टूटता हुआ लग रहा है। तो ऐसे में एक व्यक्ति उभर कर आए जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या और भारतीय राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये जो चुनौती सामने आई थी, तो ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने 565 रियासतों को एकजुट करने का जिम्मा उठाया। इनका मानना यह था कि जब भारत आजाद हुआ तो तकरीबन 565 जो रियासतें भारत में मौजूद थी, उसमें से अधिकतर तो भारत में पहले से ही विलय कर चुकी थी, यानी कि कर चुकी थी इन द सेंस कि भारत के विभाजन से पहले ही उनकी सहमति थी कि हम भारत के साथ में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी थी जिनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को थोड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सॉरी सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जल्दी जल्दी में कभी नाम इधर उधर हो सकता है, डज नॉट मैटर, कंटेंट पे फोकस करो। यानी कि सिंपल सी बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था और उनका अनुभव राजनीतिक कौशल ये कहता था कि जितनी 565 ये रियासतें थीं, इनमें से अधिकतर तो भारत में मिलने के लिए भारत के विभाजन से पहले ही राजी थे। कुछ को अगर छोड़ना, कुछ 5-7 को, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इनको छोड़ दें तो बाकी सबका विलय तो आसानी से हो गया। इनमें दिक्कत आई थी, ठीक है। देखो, इनकी नेतृत्व में, किनके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद को और जूनागढ़ को सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय करवाया। वहीं मणिपुर रियासत के जो राजा थे बोधिचंद्र, उन पर दबाव डाल के इसको भारत में मिला दिया। वहीं जम्मू कश्मीर, इसे एक विशेष राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370 याद होगा आपको, अब तो हट गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया है, खत्म ही कर दिया पूरा मामला अब तो, ठीक है। पहले इसको 370 यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया और फिर इसे शामिल किया गया। यानी कि रियासतों के विलय में 3 तरीके की रणनीतियां अपनाई गई थी। कौन कौन सी यहाँ पे 3 तरीके की रणनीतियां कौन कौन सी थी भाई? देखो, सबसे पहली रणनीति ये थी कि आसानी से विलय हो जाए, ठीक है। यानी कि सबसे पहली रणनीति आसानी से विलय हो जाए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी क्या थी? अगर नहीं मानोगे तो ठीक है, हम करेंगे सैनिक कार्यवाही, कूटनीति अपनाएंगे। तीसरा तीसरा था कि भाई चलो शामिल होना ही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी विशेष शक्तियां ले लो, जैसे कि किसके साथ किया गया, जम्मू कश्मीर के साथ में। तो कहीं कहीं कठोर रवैया भी अपनाया है, कहीं लचीला रवैया भी अपनाया है इस समय, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट आ जाएंगे कि भारतीय रियासतों के रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की इस भूमिका को लेकर महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें लौह पुरुष की उपाधि की संज्ञा दी गई और यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे। आज इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत डीपली तरीके से यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की गई है, कौन सी समस्याएं, सरदार पटेल की भूमिका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत के विभाजन में कौन कौन सी समस्याएं सामने आई जब भारत का विभाजन तय हो जाता है, किस आधार पे होता है? धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे, धार्मिक बहुसंख्यक क्षेत्र के आधार पे। तो ऐसे में जब भारत का विभाजन तय होता है तो कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं और इसके परिणामों की चर्चा। देखो, अब इसमें 2 क्वेश्चन कैसे ऐड कर दिए गए, समस्याएं जो है वो 4 मार्क्स में अलग से पूछे जा सकती हैं, परिणाम अलग से 6 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, शुरू करेंगे। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक तय किया गया, मुसलमान बहुल इलाके पाकिस्तान तथा हिंदू बहुल इलाके भारत बनाए जाएंगे, ऐसा कहा गया, ठीक है। धार्मिक बहुसंख्यक तय किया गया था आधार विभाजन का। विभाजन के सामने कई दिक्कतें सामने आई। सबसे पहली आई, प्रथम दिक्कत ये थी कि हर एक मुस्लिम इलाका भारत यानी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता, ठीक है। और कई तो ऐसे थे मिलना चाहते थे, तो वहां पे त्रासदी हुई, बहुत सारी चीजें थी जिसमें देखो, प्रथम क्या है दोबारा समझो। प्रथम का मतलब ये है, मतलब प्रथम में ये हुआ कि हर जगह मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन उतनी नहीं कि बड़े क्षेत्र को वहां पे पाकिस्तान बना दिया जाए।
तो ऐसे में दो ऐसे क्षेत्र खोजे गए जहां पर मुस्लिम बहुल संख्या देखी गई। कौन कौन से? जिन्हें मिलाया भी नहीं जा सकता था, तो इसलिए क्या किया गया, दो पाकिस्तान बनाए गए। एक तो पूर्वी पाकिस्तान, इधर वाला ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो वाला था ये इसको वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। ठीक, प्रथम हिस्सा तो ये हो गया। दूसरी कड़ी ये आई कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति, हर एक मुस्लिम इलाका पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान का, जो कि किसके नाम से प्रसिद्ध थे? सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था, लेकिन फिर भी जो पश्चिमी सीमा उत्तर का प्रांत है उसे मिला लिया गया पाकिस्तान में। तीसरी समस्या ये थी, यहाँ पे ये देखा गया कि पंजाब और बंगाल, ठीक है, पंजाब और बंगाल, यहाँ पर हिंदू आबादी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में, क्योंकि बंगाल यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश, तो ऐसे में यहाँ पर क्या तय किया गया कि बंटवारा कैसे किया जाएगा? जिले स्तर पे। पहले क्या था कि राज्य पे देख लो कौन सा ज्यादा है, उसी को पाकिस्तान में मिला दो। लेकिन वहां पे क्या था कि हिंदू आबादी ज्यादा थी, लेकिन वहां से बंटवारा करना बहुत जरूरी था। बंटवारा नहीं होता तो और ज्यादा दंगे होते। तो ऐसे में जिला स्तर का जो विभाजन का स्तर है वो तय किया गया। ठीक है, और इसीलिए सबसे अधिक त्रासदी वाले ये राज्य माने जाते हैं पंजाब, बंगाल और कोलकाता। चौथी और सबसे अहम, अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, दोनों तरफ दोनों धर्मों के विपरीत में, पाकिस्तान में हिंदू, भारत में मुस्लिम धर्म, दोनों के ही लोग अल्पसंख्यक बने हुए थे। उन्हें यही नहीं पता था कि आज जिस जगह पे हम रहते हैं अगली सुबह वो हमारे लिए विदेश बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक चौथी समस्या सामने आई कि अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा हैं और उनकी स्थापना कैसे करनी है ये। ठीक है, पहला, मुस्लिम बहुल इलाके दो बनाए गए जिसे मिलाया नहीं जा सकता था। दूसरा, सभी व्यक्ति सभी क्षेत्र मिलना नहीं चाहते थे। तीसरा, पंजाब बंगाल की बात। और चौथा, अल्पसंख्यक। अब बारी आती है इसके परिणाम की। तो देखो, परिणाम का क्वेश्चन अलग से 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। बंटवारे का मतलब था भारतीय दिल के दो टुकड़े हो जाना। बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पाकिस्तान से भारत, बहुत ही ज्यादा आबादी का स्थानांतरण हुआ, मजबूर हो गई वो। तकरीबन 80 लाख जो लोग थे वो बेघर हो गए, उन्हें अपना घर छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना पड़ा। और ये जो विभाजन था, ये जो आबादी का 80 लाख लोगों का एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक देश से दूसरे देश में जाना, ये आकस्मिक था, अचानक था। रात को सोए, सुबह पता चला विदेश हो गया, चलो दूसरे देश में भागो। अनियोजित था और त्रासदी भरा हुआ था। टेबल से लेके कुर्सी, टाइपराइटर से लेके पुलिस के वाद्य यंत्र, सरकारी रेलवे के कर्मचारी, इन सभी का बंटवारा हो गया। ठीक है, लाइन खींच दी, आपको पता होगा रेड क्लिफ लाइन, वो लाइन खींच दी तो यहाँ पे बंटवारा हो गया। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सांप्रदायिक हिंसा थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अधिकतर सांप्रदायिक हिंसा जो थी वो लाहौर में, अमृतसर में और कलकत्ता में देखी गई थी। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यक जो थे वो बेघर, मतलब कि अल्पसंख्यक जो बने हुए थे वो अब दूसरे देश में जाने को मजबूर हो गए। जैसे कि भारत में यदि मुस्लिम है तो पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो गए, पाकिस्तान में यदि हिंदू है तो वो भारत आने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, और इसीलिए उन्हें कई बार शरणार्थी के रूप में रहना पड़ता था। आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा कि जब विभाजन होता है तो उसकी चित्रण है, चलचित्र बेसिकली उसको दिखाया, उनकी सीमा के दोनों पार है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। मोस्टली पाकिस्तान की बात हो रही है। औरतों को अगवा किया गया, जबरन उनकी शादी की गई, उनके साथ अमानवीय प्रक्रियाएं की गई, साथ ही साथ उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो इसी संबंध में, इसी एवज में कुछ परिवारों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपनी बेटियों को मार डाला, अपनी घर के औरतों को मार डाला। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माता, उपन्यास, लघु कथा, कवि, फिल्म, इन सभी ने भारत की इस त्रासदी का बहुत अच्छे से वर्णनात्मक वर्णन किया है। ठीक है, समझ गए? ये हैं भारतीय विभाजन के परिणाम। सिंपल सिंपल सा, छोटे छोटे एवज में आप इनको यहां से समझ सकते हो, इजी वे में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा तो बोलो हाँ समझ में आ गया है। ठीक है,
बोलना नहीं है, मतलब सिंपल सा, हाँ समझ में आना चाहिए, इतना याद रखना। तो दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे ये वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी देखो और भी कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए, बड़ा मजा आएगा। अभी अभी तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 6 मार्क्स का, अभी 2 और बाकी है। हाँ इंग्लिश में तो खैर रह ही गया, अभी इंग्लिश में भी देख ही लेते हैं। देखो, what were the problems faced in the integration of princely states during nation building, and describe the role of Sardar Patel in the merger of the provincial states in the union, Indian Union। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, पैसे पहले आप ये देख लो, ये समस्याएं आती हैं, ठीक है। फिर सरदार पटेल की क्या यहाँ पे भूमिका होती है, आप इस भूमिका को इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, ठीक। आगे आ जाइए। डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडियन पार्टीशन। तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं पार्टीशन के समय में, ये टोटल 4 प्रॉब्लम्स आती हैं, इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं, क्या इसके परिणाम निकलते हैं, ये भी आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सोवियत संघ के विघटन के कारण तथा इसके परिणामों को संक्षेप में। देखो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से मिलकर बना है। सोवियत संघ के विघटन के कारण 6 मार्क्स और इसके प्रभाव 6 मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे समझाऊंगा, दोनों मिला के भी आ जाएगा तो भी आप आंसर लिख दोगे, अलग आएगा तो जितना बताऊंगा उतना लिख दोगे तो भी 6 मिल जाएंगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं कैसे। देखो सोवियत संघ के विघटन के कारण, टोटल यहाँ पे मैं आपको 5 कारण बताने वाला हूँ, ठीक है। लिखे 5 हैं और इन्हीं को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कौन कौन से। सोवियत संघ के विघटन के कारण सबसे पहला है एक दलीय व्यवस्था। मतलब एक दलीय व्यवस्था यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। तो तकरीबन 70 सालों तक एक ही पार्टी ने शासन किया, कहां पे, सोवियत संघ में। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को, ये उन विशेष अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे थे। इसकी वजह से वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, एवं ये लोग बाजारों को भी नहीं खोल रहे थे क्योंकि इन्हें डर था अगर बाजार खुले और अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई, विदेशी कंपनियां आएंगी तो हो सकता है इनके जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाए। साथ ही साथ इन्होंने अभिव्यक्ति का, नागरिकों को अभिव्यक्ति व आलोचना का अधिकार भी नहीं दे रखा था, ये कारण है इसका। दूसरा है संसाधनों का अनुचित उपयोग। बेसिकली जितने संसाधन सोवियत संघ के पास थे, इसने उनका, आपको पता होगा कि शीत युद्ध के दौरान ये भी महाशक्ति था, साम्यवादी महाशक्ति। तो इसने अपने अधिकतर संसाधनों का उपयोग किसमें किया था, सैन्य साजो सामान और परमाणु हथियारों को बनाने के लिए। साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के वे देश जो यूएसएसआर में शामिल थे, उन सभी पे खर्च किया ताकि वो इसके पिछलग्गू बने रहे, वो इसकी बातों को मानते रहे, ठीक। फिर आगे आ जाता है नागरिकों की असंतुष्टि, अर्थात सरकार के द्वारा नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, आलोचना का अधिकार नहीं दिया गया था, मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी थी, यानी कि मीडिया कुछ भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकती थी। फिर आया इसका तात्कालिक कारण यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का अभाव। कैसे, इतना छोटा थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, होता कुछ यूं है कि 1991 में पहले तो एक तख्ता पलट होता है सोवियत संघ में, ठीक है। तो रूस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, नाम क्या था मैं भूल गया, जिन्होंने उसी वर्ष रूस से चुनाव जीता था। उन्होंने क्या किया, इस क्या कहते हैं इसको, जो सोवियत संघ में सत्ता पलट हुई उसका विरोध किया। इसी संबंध में 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन, याद आया, जो रूसी संघ के जो नेता थे इस समय, बोरिस येल्त्सिन थे, इनके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, आपको पता है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तो 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन तीनों ने मिलकर दिसंबर, जहां तक मुझे डेट याद होगी तो 25 दिसंबर, जहां तक मुझे लगता है, याद वैसे है या नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इतना पता है 1991, तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। हाँ डेट कंफर्म कर लिया मैंने, 25 दिसंबर ही है 1991 को ये विघटित हो जाता है, ठीक है। और जब ये विघटित होता है तो उस समय जो मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। ये है सोवियत संघ के विघटन के कारण।
अगर ये 6 मार्क्स में आएगा ना, आप इनको बड़ा बड़ा करके भी लिख दोगे ना और 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से, तो पूरे 6 मिल जाएंगे। अब इसके परिणाम देखो, तो परिणाम भतेरे इसके परिणाम है। लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी क्या, इसके बहुत से परिणाम निकलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। सबसे पहला परिणाम, शीत युद्ध खत्म, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म, हथियारों की होड़ खत्म, गुटबंदी खत्म। 4 पॉइंट, मतलब कि यूएसए यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध की स्थिति खत्म हो गई। इनके बीच में पूंजीवाद साम्यवाद की जो विचारधारा की लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई। होड़ थी कि कौन कितने ज्यादा हथियार रख सकता है, कौन अपने गुट में अधिक देशों को शामिल कर सकता है, इसकी होड़ खत्म हो गई। ठीक है, विश्व अब जो था वो एकल वर्चस्व बन चुका था, जिसमें केवल और केवल अमेरिका एक महाशक्ति बच गया था और पूरे विश्व में उसको कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका निर्माण होता है, यानी कि CIS, इसका निर्माण होता है। अब आप कमेंट में मुझे बताओ, CIS के जो मुख्य संस्थापक देश हैं वो कौन कौन से हैं? 3 इसके मुख्य संस्थापक देश हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। आप लाइव चैट में बताओ, कोई 1-2 तो बता ही दो, 3 नहीं बता पा रहे हो। 3 वैसे 3 है, जो आपको सही लगते हैं वो बताओ जल्दी से। ठीक है, नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, हम सभी को पता है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तो 15 नव स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। साथ ही साथ सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया जाता है। ये छोटे छोटे परिणाम मैंने लिखे हैं, आप इसमें आनंद जो परिणाम है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने पूछा है CIS के बारे में, तो CIS के जो संस्थापक देश हैं, ठीक है, CIS के संस्थापक देश वो कौन से हैं? रूस, यूक्रेन और एक बेलारूस, ये 3 इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, 3 इसके संस्थापक देश हैं। और जब आप मैप देखोगे ना, तो मैप में पता है आपको कैसे दिखेंगे, मैं आपको दिखाता समझाता हूँ। यहाँ पे रूस है, ठीक है, और यहाँ पे है बेलारूस, और ये है यहाँ पे यूक्रेन। आज के टाइम पे आपको पता है यूक्रेन का और रशिया का वॉर भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सोवियत संघ के विघटन के कारण उसके प्रभाव। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इन देशों के बीच में पूंजीवाद के संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। यानी कि जब सोवियत संघ विघटित हो जाता है, तो रूस हो गया, मध्य एशिया हो गया, एवं ऐसे जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इनमें पूंजीवाद का एक खास मॉडल अपनाया जाता है। तो कथन के संबंध में हमें उस मॉडल की विशेषताएं बतानी है और उस मॉडल का परिणाम बताना है। तो यहाँ पे किस मॉडल की बात हो रही है, जल्दी से बताओ किस मॉडल की बात हो रही है, किस मॉडल की बात हो रही है? इस के अकॉर्डिंग शॉक थेरेपी, इसकी बात हो रही है, शॉक थेरेपी की। तो देखिए, ये जो खास मॉडल अपनाया जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देश, इन सभी के बीच में पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया जाता है, उसे विश्व बैंक के द्वारा, WB, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के द्वारा निर्देशित मॉडल शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले थप्पड़ मारो फिर मलहम लगाओ, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। आइए समझते हैं इसकी विशेषताएं। शॉक थेरेपी की विशेषता, इसमें होता यह है कि इसमें मिल्कियत का प्रमुख प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होता है। नहीं समझे? देखो, इसमें क्या होता है, मिल्कियत यानी कि जो संपदाएं होंगी, संसाधन होंगे, वो बेसिकली निजी स्वामित्व के होने वाले। ठीक है, निजी स्वामित्व बल दिया गया। सामूहिक फार्म जो है, यानी कि जिसे बेसिकली कुछ लोग मिलकर कार्य करते थे, उसे निजी फार्म में बदल दिया गया। एवं पूंजीवादी पद्धति से खेती, पूंजीवादी पद्धति से खेती मतलब जिसमें ज्यादातर व्यापार वाली फसलों को उगाया जाए, खाद्यान्न तो होगा ही होगा, ज्यादातर व्यापार पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये कहा गया है शॉक थेरेपी के अंतर्गत कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम उद्योग लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे, तभी हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत, शॉक थेरेपी के तहत देशों ने वित्तीय खुलापन देखा, मुद्राओं की आपस में अपरिवर्तनीय देखी, साथ ही साथ मुक्त व्यापार की नीति सभी ने अपनाई। इससे क्या हुआ, इस देश जो खेमे के देश थे, इसके किसके, शॉक थेरेपी के खेमे के देश जिसने अपना रखा था, उन्हें पश्चिमी मुल्कों से जोड़ दिया गया और वो विकास भी करने लगे। ये इसकी है शॉक थेरेपी की विशेषताएं। ठीक है, साम्यवाद से निजीवाद की ओर बढ़ना। अब आ जाते हैं इसके परिणाम। तो परिणाम क्या निकले, बहुत से इसके परिणाम आ जाते हैं, केवल इसके परिणाम ही 6 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए समझिए। गराज सेल, गराज सेल, इसे आप ऐतिहासिक सेल भी कह सकते हो।
तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उद्योगों को औने पौने दाम, 10,000 का उद्योग 10,000 रुपए में, 10 करोड़ की कंपनी 2 करोड़ में, ठीक है। संसाधन 50 रुपए का 30 रुपए में। ऐसे में उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बार हुआ, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। विदेशी कर्जा, जब अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है, टूट जाती है, तो इसकी वजह से आर्थिक विकास कमजोर होता है, कम होने लगता है, तो इन्हें विदेशी कर्जा लेना पड़ता है। और विदेशी कर्जा लेना होगा तो सिंपल सी बात है भाई, जीडीपी में गिरावट अवश्य आई। सामूहिक कृषि से निजी कृषि की शुरुआत की गई, जिससे कि विभिन्नता उत्पन्न हो गई। जिसके पास खेत थे वो तो अमीर हो गए, जिसके पास खेती नहीं है वो कैसे अमीर होगा, ये हो गया। फिर माफिया वर्ग का उदय हो गया। माफिया वर्ग का उदय हो गया मतलब समाज में एक ऐसे नए वर्ग का उदय हुआ जो गरीबों का घर छीन लेते थे एवं उनका शोषण करते थे। ऐसे वर्ग का उदय होता है। धनी और निर्धन लोगों के बीच में गहरी और आर्थिक जो असमानता है वो भी यहाँ पे देखी जाने लगी। जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन अत्याचारों को नहीं सह पाए और वहां से चले गए, और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, शॉक थेरेपी के इन परिणामों के खिलाफ, जो अत्याचार हो रहे थे इसके खिलाफ, उसको मौत के घाट उतार दिया। ठीक, यानी कि उस पर कार्यवाही की गई। गराज सेल, विदेशी कर्जा, जीडीपी में गिरावट, निजी कृषि की शुरुआत और विभिन्नता का आना, माफिया वर्ग का उदय और अमीरी मतलब कि आर्थिक असमानता का होना, ये सभी हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं और ये है क्या और इसके परिणाम दोनों ही आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंग्लिश में समझते हैं पहले तो। वेल काफी थक चुके हैं आज। मैं आपको लिटरली बताऊं ना, मैं तकरीबन पिछले 36 घंटे से नहीं सोया हूं, क्योंकि आपके लिए इस तरीके का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पिछले 36 घंटे से मैं नहीं सोया हूं अभी तक, और जैसे ये वीडियो बनाऊंगा और जब ये लाइव हो जाएगी उसके बाद मस्त आराम से नींद लेने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपके इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। इंग्लिश में देखते हैं। राइट ब्रीफली द केज एंड इफेक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की और इसके कैज एंड इफेक्ट, इसको समझा। तो सबसे पहले देख लीजिए डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ इसका, इस वजह से हुआ, एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, वो ये निकलते हैं, इसलिए पढ़ सकते हो। देखो इंग्लिश का एक फंडा ये है कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ, बाकी हिंदी में आपको अगर मैंने समझा दिया है तो इजीली आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आंसर लिखना कैसे है। तो ये इंग्लिश का फंडा है छोटा सा। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, इसमें बताना क्या है, इसमें शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणाम और विशेषता। तो वो जो मॉडल अपनाया गया है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है शॉक थेरेपी। इसके द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया था। फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी इसके फीचर्स थे, एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, रिजल्ट निकलते हैं, वो यहाँ पे आप इजीली रीड आउट कर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 समझिए। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों प्राप्त होनी चाहिए और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। दो क्वेश्चन है, क्यों होनी चाहिए इसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त, और क्यों नहीं हो पाती। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को क्यों नहीं मिलती है ये बताओ और कारण बताओ। क्या, या फिर क्यों मतलब क्यों मिलती है और क्यों नहीं मिलती है ये बताने। तो देखो बेसिकली यहाँ पे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने के मानदंड होते हैं कुछ। उन मानदंडों पर, मापदंड पर भारत जो है वो खरा उतरता है। भारत की स्थिति बहुत मजबूत है उस मामले में। कैसे, देखो सबसे पहला मानदंड ये है, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तो 1947 के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बना हुआ है, लोकतंत्र यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा, जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत ही है, जहां पे विश्व की तकरीबन हम कहें अगर 100 लोग पूरे विश्व में हैं तो उसके हम कह सकते हैं कि अराउंड 10 से 15% लोग जो है वो भारत में निवास करते हैं। ठीक है, और दूसरा विश्व की मतलब दूसरा सबसे बड़ा विश्व का जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के आधार पे बहुत बड़ा देश होना चाहिए, तो भारत क्षेत्रफल के आधार पे 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी इसका पॉइंट है। मानवाधिकार जो है उनका सम्मान करना चाहिए, तो भारत ने मानवाधिकार जो है वो लोगों को दिए हुए हैं, लागू भी किए हुए हैं। इवन इनके
रक्षा के लिए इन्होंने भारत ने मानवाधिकार आयोग का भी गठन कर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ अंशदान अच्छा होना चाहिए यूएनओ में। तो 2014 और 15 में भारत ने बहुत भारी मात्रा में अंशदान दिया था। उस समय 2014-15 में ये चौथे स्थान पे रहा, ठीक है। आगे देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देता है, जो कि एक यूएन जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी सदस्यता प्राप्त करने का मापदंड है। साथ ही साथ बड़े संगठनों का हिस्सा होना चाहिए। तो भारत सार्क हो गया, आसियान और विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, इनका संगठन है, हिस्सा है। आसियान का है, एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नहीं आसियान का तो नहीं है, क्योंकि आसियान में तो हाँ ये जरूर है कि आसियान के साथ में भारत अपने संबंधों को सुधारता है, सार्क का हिस्सा जरूर है। हथियारों पे लगाम लगाना यानी कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, ये निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये तो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज समझ में आ गई, दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक तो ये कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने के लिए जो मानदंड बताए जाते हैं वो मानदंड कौन से हैं? लोकतांत्रिक देश, अधिक जनसंख्या, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, मानवाधिकार अधिक होने चाहिए, अंशदान अधिक हो, विश्व शांति को बढ़ावा देता हो, बड़े संगठनों का हिस्सा और निशस्त्रीकरण। और इन पर भारत एकदम खरा उतरता है। लेकिन इस विशेषता के बावजूद उसे नहीं मिल पाती है सदस्य। और वाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसके टोटल जो है वो 4 कारण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला है स्थायी वीटो पावर धारक देश। देखिए कैसे? क्योंकि देखो ज्यादातर जो है वो चीन क्या करता है, जब भी भारत के बारे में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने की बात चलती है, तो मुख्यतः यहाँ पे ये देखा गया कि चाइना ने हमेशा से ही भारत के खिलाफ अपने वीटो का उपयोग किया है, ताकि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ना मिल पाए, ठीक है, पहला कारण। दूसरा है अन्य प्रबल दावेदार, यानी कि भारत ही ऐसा नहीं है कि जो इसके मानदंड पर खरा उतरता हो, बल्कि अन्य देश भी हैं, जैसे कि जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और ये क्या लिख दिया, प्राचीन, प्राचीन नहीं है, ये है ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। यानी कि जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ये सभी भी इसके हकदार हैं। अगर इन्हें दे दिया, मतलब भारत को दे दिया, तो फिर इन्हें भी देना पड़ेगा, इसीलिए असमंजस में है। साथ ही साथ परमाणु परीक्षण बहुत बड़ा कारण है ये, कि भारत पर जितने भी स्थायी संस्था हैं वो आरोप लगाते हैं कि तुमने बिना पूछे या फिर जब प्रतिबंध है परमाणु परीक्षण पर, तब आपने परमाणु परीक्षण किया कैसे? और आपको पता होगा भारत ने जो सैटेलाइट है उसके नाक के नीचे से पोखरण में परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है ना। एक बार असफल जरूर हुआ, लेकिन एक बार सफल भी हो गया। तो यही बात यहाँ पे कही जाती है कि परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए था, जैसा कि 1998 में भारत ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश है इसके साथ संबंध, जितने भी विद्वान हैं, राजनीतिक विद्वान, उनका कहना यह कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और बंगाल और पाकिस्तान इसके साथ में सही नहीं है। बांग्लादेश की बात हो रही है, वर्तमान के बांग्लादेश की। तो ऐसे में अगर हम इसे स्थायी सदस्यता दे देंगे तो ये उसका गलत इस्तेमाल इन दोनों देशों पर छोड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसके बाद। तो समझ गए क्यों नहीं होती है? स्थायी वीटो पावर धारक देश है, इसमें चाइना के एग्जांपल, अन्य प्रबल दावेदार हैं, परमाणु परीक्षण का आरोप लगता है, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं है। समझ गए पहला क्वेश्चन, भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए और क्यों नहीं मिल पाती। अथवा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर विश्व में अपना योगदान दे रही हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, जो पिछला क्वेश्चन पेपर था उसमें भी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, कई अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन हैं जो कि निरंतर विश्व में अपना योगदान भी दे रहे हैं। चलिए स्पष्ट करते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पे मैं आपको 7 से 8 ऐसे संगठनों के बारे में बताऊंगा, आप किन्हीं 6 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आईएमएफ की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है? तो बेसिकली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको भी वित्त चाहिए, वित्त की देखरेख करना, साथ ही साथ तकनीकी सहायता को मुहैया कराना, इसका कार्य होता है, ठीक है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक,
इसका कार्य होता है कि मानवीय विकास, जैसे कि मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके विकास के लिए, कृषि विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण की सुरक्षा का विकास करने के लिए, साथ ही साथ शासन को सही से चलाने के लिए कार्य करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या करता है बेसिकली, ये एक स्वयंसेवी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक स्वयंसेवी संगठन है और ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ठीक है, फिर है WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन क्या करता है, जितने भी व्यापार से संबंधित नियम होते हैं उनको बनाता है। ठीक है, जो भी देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और नियमों को देखता है, विवाद होता है उनको सुलझाता है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, यह संगठन जो है वो परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों को कम करने के लिए कार्य करता है, यानी कि कोई परमाणु परीक्षण का गलत उपयोग ना कर ले और इसका उपयोग सैन्य में ना हो जाए, इसकी देखरेख करता है। फिर यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये क्या करता है, ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है। जैसे कि अभी हमने देखा था एक और था ह्यूमन राइट्स के बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक इसी की तरह ह्यूमन राइट्स वॉच भी आ जाता है। ठीक है, यह संगठन मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये क्या करती है, ये बेसिकली युद्ध, आंतरिक हिंसा, इससे संबंधित जो भी देश होते हैं उनमें हस्तक्षेप करती है, सशस्त्र विद्रोह को शांत करवाती है और युद्ध को कैसे रोकना है ये भी तय करती है। ठीक है, शांति स्थापना करती है। ग्रीन पीस ये क्या करती है, तो ये बेसिकली 1971 में स्थगित ये एक ग्रीन पीस फाउंडेशन था जो कि विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति कैसे संवेदनशील होना है, उनकी वचनबद्धता कैसे जाहिर करनी है। देखो कई बार हो सकता है कि आपको लगता है मैं वर्ड थोड़े खतरनाक टाइप के यूज करता हूँ, क्योंकि जब मैं 12th में था आज से 3 से 4 साल पहले, तब मैं क्या करता था, मेरी एक आदत है शुरू से कि जो मेरे को लगता है ना कि बहुत आसान है, मैं उसको एक वर्ड में कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक वर्ड में, और फिर उसी के आधार पे पूरी चीज को समझ लेता हूँ। अब जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे है ग्रीन पीस, तो आपको ये पूरा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख सकते हो, पर्यावरण सुरक्षा, इतना याद रखोगे। फिर आप जब इसे एक्सप्लेन करोगे तो कैसे कर दोगे कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विभिन्न देशों की जो एक तरह से कह सकते हैं वचनबद्धता जाहिर करती है, उनकी जिम्मेदारियों को बताती है, सारी चीजें उनको संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया, तो ऐसे आप याद कर लोगे, समझ गए। IMF, WV, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल, WTO, IAEA, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी एंड ग्रीन पीस, ये कर देंगे। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम में ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप सभी के। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सत्ता क्यों मिलनी चाहिए और इसे क्यों नहीं मिल पाती है, सभी फिर यहाँ पे डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट जो भी स्वयंसेवी संगठन वगैरह थे इसके बारे में इंग्लिश में समझो। अभी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे आगे, लीव मत करना अभी। व्हाई इंडिया शुड गेट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, समझ गए। अथवा अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस देयर आर मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which are continuously contributing to the world. Clarify. तो सबसे पहले क्यों आखिर इंडिया को सुरक्षा परिषद की स्थायी सत्ता मिलनी चाहिए, इसको आप समझो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं मिलती है, तो ये कारण है इसको नहीं मिलने के, आप पढ़ो इसे। ठीक है, ये कारण इसे नहीं मिलने के। 2:33 आगे देखिए। अथवा कौन कौन से हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में। तो IMF, WV, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, सॉरी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ग्रीन पीस। ओके,
क्वेश्चन पेपर यहाँ पे तो हमने कंप्लीट कर लिया भाई। 1 घंटे 10 मिनट की पहले की वीडियो थी और 40 मिनट की ये वीडियो हो गई है। कह सकते हैं 2 घंटे में हमने ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है अपना, ठीक है ना? तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे, चलो आपको खैर समझ में तो आ ही गया होगा, दिखाई दिया मैंने। तो अब एक बार मैं आपको मैप समझाता हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में जो मैप दिया गया है उसको मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ताकि मैप अगर वही आ जाए तो कैसे करोगे। ये मैप दिया हुआ है, ठीक है? मैं आपको राज्य बताता हूँ कौन-कौन से मतलब जो इम्पोर्टेंट देश है उसके बारे में। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट से। ये ए यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है? मान लेते हैं, चलो अंडरलाइन है तो हम यही मान लेते हैं। तो एक बार आप दोबारा से इसे इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, ठीक है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे इज़िली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो हाँ, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना आप इसे इज़िली। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी हमने खत्म कर ही लिया है। अब कुछ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैप को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका यूरोपीय संघ वाला जो मैप है, अभी यहाँ पे दिखाऊँगा मैं आपको। यूरोपीय ये रहा। देखो, ये यूरोपीय संघ का मैप है। अब इस मैप से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करते हैं एक बार। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, ये मैप मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, कुल यहाँ पे 10 देशों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? 8 से 10 देश हैं बेसिकली, जिसमें से सबसे पहला है आयरलैंड। आयरलैंड यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले पार्ट पे, ठीक है? आयरलैंड कहाँ पे है? इस वाले पार्ट पे है आयरलैंड, ठीक है? ये कैसा क्वेश्चन बनेगा? बेसिकली यूरोपीय संघ का पुराना देश, ठीक है? और बन जाएगा यूरोपीय संघ का दूसरा पुराना देश, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक स्पेन, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा ये एक स्पेन, ऐसे लिख देंगे स्पेन, ठीक है? क्वेश्चन बनेगा मॉसी ट्रिस्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा यूरो, इसको ना मानने वाले देश कौन से हैं? 2 देश हैं। एक है यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये है स्वीडन, ये है स्वीडन, ठीक है? एक देश और है जिसने मना किया था मॉसी संधि और यूरोपीय मुद्रा को मानने से, वो है डेनमार्क। यहाँ पे है डेनमार्क, ठीक है? ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे है डेनमार्क, ठीक है? ये है डेनमार्क। उसके बाद यूरोपीय संघ का ऐसा देश जो सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था से मिली हुई है, कौन सा है? फ्रांस, ये वाला जहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो ये है फ्रांस, ठीक है? यूरोपीय संघ का एक और पुराना देश इटली, फ्रांस के नीचे ठीक यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये जो है इटली, ठीक? फिर अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, जर्मनी। जर्मनी कहाँ पे है? तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है जर्मनी। फिर यहाँ पे आ जाएगा पोलैंड। ये पोलैंड से संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा? पोलैंड एक नया सदस्य। तो ये है पोलैंड, जहाँ पे ये एरो है, ये है पोलैंड, ठीक है? और देखो यहाँ पे समझाता हूँ, ये तो हो गया, मैं पी से अंडरलाइन कर देता हूँ पोलैंड। ठीक इसके नीचे ये वाला जो भाग है, ये है चेक रिपब्लिक, याद रखेंगे, चेक रिपब्लिक। ठीक इसके यहाँ पे नीचे है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। और इसके नीचे है याद नहीं आ रहा है मुझे, रोमानिया, कुछ इसी टाइप में, याद नहीं है वैसे, तो इसे हम स्किप करते हैं वैसे तो। इसके ऊपर याद रखना, ऊपर है लिथुआनिया, फिर है यहाँ पे मैं फॉरगेट हो गया, कोई नहीं, आप मैप वाली वीडियो देख लेना, आप उसमें और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? तो मैप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर कराना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। और बाकी तो आप सभी को सारी चीज समझ में ही आ गई होंगी। तो इस तरह से आज का हमारा ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है खत्म, ठीक है बच्चों? जैसे कि आपको पता है कि आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और जितना हो सकता था उतना एफर्ट डाल के आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की। तो आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम करना, फोर्ड के आना एकदम एग्जाम को बहुत अच्छे से लिख के आना। देखो, क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया है ना, उसमें से जो आंसर मैंने बताया है, अगर आप उसमें से 70%, ठीक है, या 60% भी लिख देते हो 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कट ही नहीं सकता आपका, ठीक है ना? मैंने आपको बताया ही ऐसे है, बस याद रखना, जैसे समझाया है उसी हिसाब से लिख देना।
ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और सभी को ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जब आपका एग्जाम हो जाएगा पॉलिटिकल के बाद में। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।